गुड मॉर्निंग। होमवर्क था क्या? नहीं, कोई होमवर्क नहीं था। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा था उसको एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि कल हमने एक मेथड पढ़ी थी। कौन सी? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, राइट। उससे हमने देखा था कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो हमने RWFD के फॉर्मूले पढ़े। आर का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई 12 360 52, जिसमें भी आपको निकालना है। ठीक है, फिर W का फॉर्मूला क्या था? WIP पीरियड इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 12 360 52। फिर फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय COGS मल्टीप्लाई 12 360 52। एवरेज डेटर्स, D का फॉर्मूला एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई 12 360 52। फिर क्रेडिटर में एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 12 360 52। फिर सेकंड फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल होगी? तो 12 360 52 डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। फिर था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो पूरे साल का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर्स कर दें तो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आ जाएगा और वही हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका एक क्वेश्चन भी किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमने कॉस्ट शीट समझी, राइट। और अब हम आज नई मेथड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और उस मेथड का नाम है सेकेंड मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल। उस मेथड का नाम है कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड नाम से बिल्कुल टेंशन मत लो। कंपोनेंट मेथड मतलब आप अब तक जो करते हुए आ रहे हो वही, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? बोले डेटर्स, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी के बहुत सारे कंपोनेंट है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो ये कंपोनेंट हो गए, मतलब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी का आपको क्या करना है? लेस। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट है जो आपको बनाना होगा एग्जाम में। वो फॉर्मेट कुछ भी नहीं, करंट एसेट फिर करंट लायबिलिटी और इसमें से वो लेस करना है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मेट में थोड़ा सा स्लाइट और एडिशन है। वो क्या है वो देख लेते हैं। हेडिंग आएगी स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड। पर्टिकुलर्स यहाँ जाएगा अमाउंट इन रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़, जैसा भी है। ठीक है, फिर यहाँ हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट जो भी होगी 1 2 3 जितनी भी होगी वो सब लिख देंगे, राइट। फिर इसका टोटल लगा देंगे, उसको बोलेंगे टोटल करंट एसेट। फिर यहाँ लिखेंगे हम करंट लायबिलिटी। फिर इसमें भी कुछ होगी 1 2 3 जितनी भी होगी सब लिख देंगे, इसका टोटल लगा देंगे। इस टोटल को बोलेंगे टोटल करंट लायबिलिटी। इसको A नाम दे देंगे, इसको B नाम दे देंगे। मतलब आप समझ गए होंगे अब मैं क्या करने वाला हूँ। वर्किंग कैपिटल जिसमें लिखूंगा A माइनस B। ठीक है क्या? ये वर्किंग कैपिटल होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं, वो क्वेश्चन बोलेगा तभी, मार्जिन एट द रेट जितना भी दिया होगा उस मार्जिन को बोला जाएगा या तो कंटिंजेंसी मार्जिन या सेफ्टी मार्जिन। जो भी परसेंटेज दिया होगा वो जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बोलोगे ये क्यों जोड़ा? मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, गोवा घूमने जा रहे हो। गोवा घूमने जाके सारे एक्सपेंसेस का एस्टीमेट आप पहले से लगा लिए, हर एक चीज़ आपने जोड़ दी और आया 35,135 रुपये का खर्चा, 35,135। क्या आपकी पॉकेट से जब गोवा घूमने जाओगे तो इतने पैसे ले जाओगे क्या? नहीं, कुछ ज़्यादा ले जाओगे। क्यों ज़्यादा ले जाओगे? कंटिंजेंसीज के लिए। समझ पा रहे हो क्या? तो वैसे ही बिजनेस में वैसे तो A माइनस बी यानी कि वर्किंग कैपिटल जो आया A माइनस बी करके उतने की रिक्वायरमेंट है, बट फिर भी हम थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा कम ना पड़ जाए। समझ पा रहे हो? दैट्स वाई ये मार्जिन जोड़ा जाता है।
प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ा ही जाता है हमेशा, वो डिपेंड करता है आपको कितना परसेंट जोड़ना है। और थ्योरेटिकल लाइफ में यानी कि क्वेश्चन लाइफ में अगर ये परसेंटेज दिया है तो ही जोड़ना है, नहीं दिया है तो A माइनस B विल बी योर आंसर, राइट। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या होगा, ये फॉर्मेट आपको बनाना है। उसके बाद ये यहाँ जैसे डेटाज लिखा आपने फर्स्ट में, राइट, रॉ मटेरियल लिखा, तो इनकी अगर कैलकुलेशन कोई रेस्पेक्टिव आ रही है तो भी आपको वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3 ऐसे रेफरेंसेस डालते हुए जाना है और उसकी कैलकुलेशन रेस्पेक्टिव वर्किंग नोट में दिखानी है। यहाँ ब्रैकेट में सीधा सीधा आंसर मत दिखा देना, समझ पा रहे हो? ये फुल प्रेजेंटेशन फॉलो करना है। और इस चैप्टर से आप पास्ट एग्जाम्स उठा के देख लो, आपके इस चैप्टर से हर बार वो बड़ा वाला क्वेश्चन जो 12 नंबर में पूछा जा रहा है, हर बार इसी चैप्टर से आ रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार उस वे में पढ़ेंगे हम कि जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है। मैं उल्टा सोचता हूँ शायद कि ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जामिनर उसको बार बार पूछ रहा है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा काम आएगा, तो आप उस वे में पढ़ो ना। हम तो प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ते हैं, एग्जाम में आएगा तो हम करेंगे ही, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमको प्रैक्टिकल लाइफ में तो काम आएगा ना, राइट। प्रेजेंटेशन के पर्पज से, थ्योरेटिकल लाइफ में प्रेजेंटेशन के पर्पज से आपको ये वर्किंग नोट रेस्पेक्टिव बनाने होंगे। ये नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है क्या? अब सवाल ये है कि ये जो डेटर्स हैं, ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो WIP है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये निकलेंगे कैसे? इनके भी तो फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो कि आपको कंपोनेंट मेथड में सारे फॉर्मूले लिखने होंगे, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बोले कैसे? मुझे आप बस इतना बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पढ़ा ना आपने, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला बताना जरा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड क्या था फॉर्मूला? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई 12 360 52, यही फॉर्मूला था। अगर मुझे रॉ मटेरियल एक साइड करना है और बाकी सब दूसरी साइड पहुंचाना है, क्योंकि मुझे अब रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे पीरियड नहीं चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल का अमाउंट ही चाहिए करंट एसेट में, राइट। तो रॉ मटेरियल को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड पहुंचा दो। ये इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सिंपली आपका फॉर्मूला बन गया क्या? कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको मैं केवल रॉ मटेरियल ही बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली जितने भी हम पढ़ेंगे वो सब एवरेज ही है। सीधा लिख दो आप, रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या? उधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 12 360 52। मैं होल के डिवाइड में लिखूँ या केवल स्टोरेज पीरियड के डिवाइड में, डिवाइड कहीं पे करूँ बात तो एक ही ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? श्योर। तो मैं यहाँ लिखूँ या टोटल में के डिवाइड में लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आपका रॉ मटेरियल का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर WIP का फॉर्मूला बनाना है तो बना सकता हूँ क्या मैं? सेम फॉर्मेट में। अब चलने दो, इसको बेस मान लो आप। रॉ मटेरियल कंजम्पशन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई WIP पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52। सेम फॉर्मेट में। और चलने दो आगे। फिनिश गुड्स का फॉर्मूला बताओ, किस पे वैल्यू होता है फिनिश गुड्स? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52, ठीक है। डेटर्स का फॉर्मूला बताओ, क्या बनेगा? क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई डेटर्स कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52। लेकिन डेटर्स के केस में मैं इस फॉर्मूले को यहां गलत बता रहा हूं। इस चैप्टर में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, बस इस चैप्टर में हम क्रेडिट सेल नहीं लेंगे। बोले फिर क्या लेंगे? हम इस क्रेडिट सेल की जगह कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लेंगे। बोले ये क्यों? आप ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल में मार्जिन जुड़ा हुआ होता है क्या? मार्जिन जुड़ा हुआ होता है, श्योर। और आप इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हो? आप इस चैप्टर को अकाउंट्स और कॉस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो। ये मत सोचो एक्चुअल डेटर्स तो वाकई में क्रेडिट सेल पे ही वैल्यू होता है। मैं एक्चुअल डेटर्स की बात ही नहीं कर रहा। इस चैप्टर का टारगेट क्या है?
इस चैप्टर का टारगेट है कि आपको डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपकी पॉकेट से कितना पैसा लगाना है। तो क्या उस पैसे में प्रॉफिट मार्जिन लगता है कि आपको कोई बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1,20,000 रुपए में आप उस बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो आपको जरूरत कितने की होगी? केवल कॉस्ट अमाउंट की। यही तो पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं? यही पढ़ रहे हैं कि हमें डे टू डे एक्टिविटी के लिए कितने पैसे पॉकेट से लगाने हैं, और पैसे पॉकेट से केवल कॉस्ट लगता है, मार्जिन पॉकेट से इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। मार्जिन तो उस कॉस्ट के ऊपर कमाया जाता है। समझ पा रहे हो? 100%। सर यहां तो समझ आ गया कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आपने लिया, डेटर्स निकाला, ऑब्वियसली डेटर्स जो है वो कॉस्ट पे निकल जाएंगे, यहाँ पे सब समझ आ गया। डाउट आ गया हमें ऑपरेटिंग साइकिल में, वहां तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल नहीं लिया, वहां तो आपने क्रेडिट सेल ही लिया। ये तो समझ आ गया कि कॉस्ट क्यों लिया, इसका लॉजिक भी समझ आ गया, वहां डाउट आ गया। समझेंगे हम। अभी इस डाउट को आप होल्ड पे रखो, हम 2 मिनट के बाद ये सारे फॉर्मूले लिखने के बाद इस डाउट को मैं समझाता हूँ। राइट, अभी के लिए मानो कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल इज करेक्ट। राइट, अभी के लिए मानो। राइट, बाद में मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा। मुझे आगे ही मत बढ़ने देना जब तक कि आपको लॉजिक समझना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला बताओ। मान लो क्रेडिटर्स का फॉर्मूला बनाना है आपको, तो क्रेडिटर्स का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा? क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12, 360, 52। किसी के माइंड में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट परचेज तो नहीं आ रहा? क्रेडिट परचेज इटसेल्फ कॉस्ट, हमारे लिए तो पूरी की पूरी कॉस्ट है ना। सामने वाले के लिए जो सप्लायर हमें दे रहा है उसके लिए वो हो सकता है कि सेल हो, उसका मार्जिन उसमें जुड़ा हो, लेकिन हम तो हमारी पॉकेट से पूरा परचेजेस वाला अमाउंट लगा रहे हैं। मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ परचेज मत लिख देना, क्रेडिट परचेज अपने आप में कॉस्ट है। ठीक, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हमें निकालने हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेम फॉर्मेट में आप चल रहे तो आपको कहानी समझ आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जो भी, जैसे वेजेज है तो वेजेज आ जाएगा, ओवरहेड हो तो ओवरहेड आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो भी है वो नाम आ जाएगा। मैं अभी फॉर्मूला बना रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई, यहां पे आएगा पीरियड डिवाइड बाय 12, 360, 52। पीरियड मतलब कितना हम डिले करते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब यही होता है ना कि हम डिले करते हैं। राइट, कितना हम डिले करते हैं उसको बोला जाता है टाइम लेग इन पेमेंट। क्लियर है? टाइम लेग इन पेमेंट, कितना हम डिले करते हैं। वैसे ही अगर प्रीपेड होगा तो प्रीपेड में एडवांस टाइम पीरियड आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला बना पाओगे क्या? आराम से प्रीपेड का और सारा फॉर्मूला आप बना पाओगे। ये थे कंपोनेंट के सारे फॉर्मूले, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स। अभी बस डेटर्स में एक चीज़ समझना बाकी है हमें कि ये कॉस्ट जो लिया ये समझ आया, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल में क्रेडिट सेल क्यों लिया वो डाउट है, वो मैं क्लियर करूँगा। आप तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल यहाँ लिख देना। राइट, वहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका। बढ़िया, डाउट क्लियर करें। ठीक है, अब बस अभी एक जवाब बस मेरी तरफ से बाकी रह गया, वो जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। राइट, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे हम उसको भी कि यहाँ कॉस्ट लिया, लॉजिक क्लियर है। ऑपरेटिंग साइकिल में क्रेडिट सेल क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे भी तो हमारा टारगेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही है, फिर वहाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, समझते हैं। बचपन में कंचे कितने लोगों ने खिलाए? कंचे
पता ना कंचे क्या होता है, कांच की वो छोटी सी। हाँ, कितने लोगों ने खेला? हाँ, आपने 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 ठीक है। तो मान लो कि आपने बचपन में कुछ कंचे खरीदे, 10 कंचे खरीदे एट द रेट 10 रुपीज़ के, तो कितने रुपए के कंचे हो गए? ₹100 के। ₹100 के कंचे हो गए क्या? मान लो आप कंचे के साथ साथ आप शुरू से प्रोफेशनल फैमिली को बिलोंग करते हो, तो आप तीनों ने क्या किया? आप तीनों ने बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट बनाई, कंचे किस साइड आएंगे? असेट साइड। आपकी असेट है ना, रेगुलर डीलिंग करते हो तो करंट असेट है, और रेगुलर डीलिंग नहीं करते हो तो फिक्स असेट है, मतलब असेट तो है, ठीक है। तो वो कंचे बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएंगे। हाँ, ये बैलेंस शीट मान लो आयुषी आपकी है, ये सुमित, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, तो ये बैलेंस शीट कृति आपकी है, ठीक है। तो आप तीनों ने क्या किया कि बैलेंस शीट में जब वैल्यूएशन करने गए, बोले बैलेंस शीट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो आप लोगों ने क्या किया? बैलेंस शीट में जब वैल्यू करने गए कंचे को, तो आयुषी आपने वैल्यू कर दिया उसको 10 एट द रेट 11 पे, मतलब आपकी बैलेंस शीट में वो 110 रुपये वैल्यू शो हो रही है। सुमित आपने उसको 120 रुपये पे वैल्यू कर दिया, मतलब 12 रुपये पे वैल्यू कर दिया, और कृति आपने उसको 13 रुपये पे वैल्यू कर दिया। तो आपकी बैलेंस शीट में वो कितने पे वैल्यू हो रही होगी? 130 रुपये पे, ठीक है। अब क्या हुआ? आप प्रोफेशनल फैमिली, मतलब फैमिली में सारे सीए, सीएस, सीएमए सभी हुई है, शाम को सब एक साथ डिनर पे इकट्ठे होते हैं, शाम का डिनर सब साथ में करते हो, तो बात भी डिनर पे बैलेंस शीट P&L की होती है, राइट। तो शाम को जब आप डिनर पे बैठे थे, राइट, डिनर पे बैठे थे, तो आपने चाचा जी जो कि सीए थे, उनके सामने ये बैलेंस शीट रख दी और बोले चाचा जी साइन करो, ऑडिट चाहिए हमको, राइट। ऑडिटेड, हमारी मार्केट में गुडविल है, राइट, तो हम तो ऑडिटेड डॉक्यूमेंट ही मार्केट में देंगे। बोला ठीक है, चाचा जी भी मूड में। तो चाचा जी ने बोला ऐसे साइन नहीं करूँगा। बोले फिर डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करूँगा, बिना वेरीफाई किए मैं साइन नहीं करता। बोले बिल्कुल ठीक है, करो। तो चाचा जी ने क्या किया? चाचा जी बोला ये कंचे का स्टॉक दिख रहा है आपकी बैलेंस शीट में, राइट, के 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये। तो चाचा जी ने क्या बोला यहाँ पे, यार इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करूँगा, स्टॉक ऑडिट होती है, राइट। तो वैसे फिजिकल वेरिफिकेशन गोडाउन में जाके मैं करूँगा कंचे का। तो चाचा जी ने माइंड में कैलकुलेशन की, माइंड में क्या कैलकुलेशन की यार कि ये कंचा जो मार्केट में है, क्योंकि चाचा जी ऑडिट रेगुलर ऑडिट कर रहे हैं तो हर एक स्टॉक का पता है उनको, तो आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ था नहीं। तो चाचा जी ने देखा यार कि देखा कि ये वैल्यू जो है वो 110, 120, 130 है, मतलब आपके गोडाउन में 110 और ये कंचा मार्केट में मिलता है 10 रुपये का, तो आपके गोडाउन में 11 कंचे मिलने चाहिए। वैसे ही आपके गोडाउन में 120 डिवाइडेड बाय 10, आपके गोडाउन में 12 कंचे मिलने चाहिए, और आपके गोडाउन में 130 डिवाइडेड बाय 10, आपके गोडाउन में 13 कंचे मिलने चाहिए। और जब चाचा जी एक्चुअल वेरिफिकेशन पे गए तो वहाँ कंचे मिले कितने होंगे? 10, 10, 10। चाचा जी ने बैलेंस शीट में एक नोट डाल दिया बोल्ड अक्षरों के साथ, बोले क्या कि यहाँ फ्रॉड हुआ है, स्टॉक आना चाहिए था 11, 12, 13, यहाँ तो हमें 10, 10, 10 ही मिला है। मतलब एक इस बैलेंस शीट में, पहली वाली बैलेंस शीट में एक स्टॉक, दूसरी वाली में 2 स्टॉक, तीसरी वाली में 3 स्टॉक गायब है, 3 क्वांटिटी गायब है। नोट डाल दिया उन्होंने, आपने हाथ जोड़ लिया, चाचा जी हमारी मार्केट में गुडविल है, इस नोट के कारण हमारी गुडविल खत्म हो जाएगी, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। बोले फ्रॉड तो दिख रहा है, मैं नोट तो डालूंगा, साइन तो ऐसे नहीं करूंगा। तो चाचा जी को आपने फिर साइड में बिठा के समझाया कि चाचा जी हुआ क्या, हमने कुछ ऐसा किया कि हमने वे इसको जो है मार्कअप पे दिखा दिया,
हमने वैल्यू इसकी बढ़ा के दिखा दी। ओके, तो चाचा जी को मैटर समझ आया। तो चाचा जी ने बोला यार फिर एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के लिए तो मार्केट प्राइस लेनी पड़ेगी। तो क्या 110 को जब एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए तो 110 को डिवाइड मुझे कितने पे करना पड़ेगा, तब जाके मेरी एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। कि वैल्यूएशन ही कितने पे, 11 पे, तो मुझे डिवाइड 11 से करना पड़ेगा क्या, तो क्वांटिटी आएगी 10। राइट, यहाँ 120 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से, तो क्वांटिटी आएगी 10। या 130 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से, क्योंकि 13 पे वैल्यू किया गया, तो क्वांटिटी आएगी 10। और अब एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है क्या। यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, ये ध्यान से सुनना कि मेरा न्यूमरेटर और मेरा डिनोमिनेटर दोनों सेम वैल्यूएशन पे होने चाहिए। यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनना, कि मेरा न्यूमरेटर जिस वैल्यूएशन पे है मेरा डिनोमिनेटर भी उसी वैल्यूएशन पे होना चाहिए, तब जाके मेरा एक्चुअल आंसर आएगा, और आ भी रहा है। समझ पा रहे हो। तो मुझे आप बताओ, वहां पे जो डी का फॉर्मूला था, वहां पे डेटर्स कलेक्शन, वापस से रिपीट करता हूं मैं कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज डेटर्स अपॉन, तो मेरा ये जो न्यूमरेटर था, मेरा ये न्यूमरेटर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद है क्या, एवरेज डेटर्स है, तो मेरा डिनोमिनेटर भी क्या प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड करते हुए होना चाहिए, यस या नो, कि मेरा न्यूमरेटर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद है तो मेरा डिनोमिनेटर भी क्रेडिट सेल होगा। अदरवाइज वही गलती हो जाएगी अगर आप यहां एवरेज डेटर्स को डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ले लो, तो फिर वो गलती नहीं हो जाएगी जो चाचा जी ने की कि ऊपर वाला अमाउंट तो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हुए और डिवाइड वाला अमाउंट कॉस्ट है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। डेट्स वाई मैंने यहां ऐसा किया कि एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। क्यों, क्योंकि इसमें मार्जिन जुड़ा हुआ है तो इसमें भी मार्जिन जुड़ा हुआ होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सिमिलरिटी। समझ पा रहे हो। मल्टीप्लाई 12 360 52 तो था ही। समझ पा रहे हो। अगर मुझे यहां पे कॉस्ट ऑफ डेटर्स होता तो फिर मैं डिवाइडेड बाय भी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लेता। मतलब मुझे मैचिंग कंसेप्ट पे चलना है, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग साइकिल में क्रेडिट सेल लिया। अब सवाल यह है कि फिर यहाँ पे डेटर्स जब हमने निकाले कंपोनेंट मेथड में तो यहाँ कॉस्ट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ डेटर मैं खुद ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। वहाँ तो डेटर गिवन था, वहाँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला डेटर था, लेकिन यहाँ तो डेटर अब मेरे हाथ में ही है कैलकुलेट करना। तो मैं प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हुए क्यों कैलकुलेट करूँ जब मुझे चाहिए ही नहीं। तो यहाँ तो मेरे हाथ में है, डेट्स वाई मैं डेटर को कैलकुलेट किस पे कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पे। दोनों जगह अपने अपने लॉजिक क्लियर है क्या आपको, कि वहाँ कॉस्ट ही आएगा कंपोनेंट मेथड में, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, और यहाँ पे क्रेडिट सेल ही आएगा। क्यों यहाँ पे क्रेडिट सेल ही आएगा, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो भी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हुए ही है। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। राइट, तो ये एग्जांपल लिखना चाहो आप लिख लो, अदरवाइज माइंड में रखना है बस। हमें तो याद रखना है कि वहां पे क्रेडिट सेल है और कंपोनेंट मेथड में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल है। ये फॉर्मूले सारे लिख लिया आपने, लिख लिया। तो अब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बस एडवाइस दे रहा हूं एक में कि 4 क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर आप लोग कॉस्ट शीट बनाने के बाद इस क्वेश्चन को करोगे। एक और चीज बता दूं कि जब 4 करने जाओगे तो कुछ कंफ्यूजन्स आएंगे। राइट, समझ ही नहीं आएगा, बोले यार ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर है क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राइट, तो वो माइंड से आप अभी के लिए निकाल आएगा कंफ्यूज, क्योंकि हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैंने तो अभी कुछ बताया भी नहीं और मैं ना सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले मैं ट्राई करने का मौका, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले मैं ट्राई करने का मौका आपको दूंगा और ट्राई करने के बाद मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, और फिर एक एक चीज़ फुल प्रेजेंटेशन के साथ हम करने की कोशिश करेंगे।
मैं क्यों ऐसा करता हूँ, इसके पीछे रीज़न भी कि यार सर कंसेप्ट बताया, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, हमको ट्राई करने के लिए। मैं क्यों ऐसा करता हूँ, इसके पीछे एक मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यार मुझे बताओ यार कि आपको 3rd स्टैंडर्ड में इंग्लिश में एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, याद है क्या? 7th स्टैंडर्ड में संस्कृत में कौन सा क्वेश्चन आया, याद है क्या? 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में कौन सा क्वेश्चन आया, आज याद है क्या? नहीं याद है। किसी को याद आया होगा कुछ क्वेश्चन, तो मैं बताता हूँ उसके पीछे की, याद आ गया। अगर मान लो किसी को क्लिक हो गया, हाँ यार मैथमेटिक्स में ये वाला क्वेश्चन था, तो मैं उसके पीछे की स्टोरी आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आप ध्यान से सुनना कि आपने कोई क्वेश्चन एग्जाम में लिखा और वो गलत हो गया बाय सिली मिस्टेक, छोटी सी स्मॉल मिस्टेक हो गई। घर पे जाके आपने चेक किया और बोला यार इसको इतना पढ़ने के बाद भी ये वाला क्वेश्चन मेरा वहां जाके गलत हो गया। वो क्वेश्चन आपको आज भी याद होगा। सोच के देख लो आंखें बंद करके कि ऐसा क्वेश्चन, बस पर्टिकुलर स्टोरी कनेक्ट करना, ऐसा क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में किया, गलत हो गया, घर आके जब चेक किया और पता चला ये सिली मिस्टेक हो गई, वो क्वेश्चन आप आज तक नहीं भूले होंगे। बस वही एनालिसिस, वही थ्योरी में यहाँ अप्लाई, पूरे कोर्स में अप्लाई करता हूँ कि पहले मैं ट्राई करने का मौका दे रहा हूँ आपको। ट्राई करने में कोई ना कोई गलती तो होगी और वो गलती फिर मैं सुधारूंगा, तो उसका रिटेंशन रेशियो आपके माइंड में ज़्यादा रहेगा कि हाँ ये गलती हुई थी, उसको रिपीट नहीं करना है। आप गलती नहीं करोगे, मैं सीधा सीधा बताते जाऊंगा, आप लिखते हुए जाओगे, तो शायद वो गलती आप सीधी एग्जाम में करोगे। तो गलती बेहतर है आपकी कॉपी में यही हो जाए, एग्जाम में तो रिकॉल आए कि हाँ यार ये गलती हुई थी, ये हमें रिपीट नहीं करनी है। समझ पा रहे हो? इसी एनालिसिस से वजह से मैं हमेशा पहले आपको पढ़ने का, ट्राई करने का मौका देता हूँ। चाहे वो कंसेप्ट मैंने ना भी पढ़ाया हो तो भी मौका देता हूँ, एक बार आप करो अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे, राइट। उसके बाद तो बोर्ड पे हो ही रहा है ना, टाइमिंग का ही तो डिफरेंस आ रहा है, बस कि आप पहले कर रहे हो, बाद में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बस इसके एडवाइस दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि आप लोग पहले क्वेश्चन शीट बना लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, बल्कि फिर भी कंफ्यूजन्स तो रहेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आने देना, आप तो ट्राई करो बस, राइट। कॉपी के पेज खराब करो ना, जितने कर सकते हो ट्राई करना बंद मत करना। ट्राई करना बंद कर दिया, कोई आके नहीं देख रहा आपको, ना कोई स्टेज पे जाके खड़ा किया जा रहा है, राइट। यार गलती कर दी तो बस आपको ये सज़ा मिलेगी, बोले ध्यान से देखो इस चेहरे को, राइट, इसने गलती कर दी, फेसबुक पे टैग कर दो, नहीं करेगा कोई। यार गलती करो आप, मैं बोल रहा हूँ गलती करो, गलती करने के बाद ही हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। शुरू हो जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन और फिर उसका क्वेश्चन फुल प्रेजेंट, वादा कर रहा हूं मैं आपसे, फुल प्रेजेंटेशन के साथ ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, फुल प्रेजेंट, तो कोई टेंशन लेना मत।
यस, ट्राई किया। ठीक, फुल प्रेजेंटेशन के साथ इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बनाई होगी कॉस्ट शीट, राइट। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, फुल प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा हूं तो फिर उस हिसाब से ही हम करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो आप एग्ज़ाम में क्या करोगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे कि आगे करेंगे? तो नहीं, एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले वो स्टेटमेंट बनाना है। क्या? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्यू लिमिटेड। ये पहला पेज आपका होगा। आप बोलोगे यार ये तो आएगा ही नहीं तब तक। वो ठीक बात है कि ये नहीं आएगा तब तक आप कॉस्ट शीट नहीं बनाओगे। वो सारी कॉस्ट शीट और सब सपोर्टिंग में आप बनाना अगले पेज से वर्किंग नोट्स है, राइट। यहाँ आप लिख देना पर्टिकुलर्स, यहाँ आप लिख देना अमाउंट इन रुपीस। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, जैसा कि कैश मैनेजमेंट में भी हमने देखा, राइट, कि क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत आपको केवल एक बार पड़ेगी। जनरली हमारी हैबिट क्या होती है कि हम करंट असेट लिखते हैं, फिर करंट असेट पूरे क्वेश्चन में ढूंढते हैं, ऐसा करते हैं, सारी करंट असेट लिख देते हैं, फिर करंट लायबिलिटी लिखते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं करंट लायबिलिटी के एंगल से कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है, फिर क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं करंट असेट करंट लायबिलिटी कोई लिखने से रह तो नहीं गया, और फिर भी बैक ऑफ द माइंड में, भले ही आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी बैक ऑफ द माइंड में ऐसा रहता है यार कुछ तो छूट गया है, कुछ तो हमें नहीं दिखा। ऐसा होता है कि एग्जाम में भी होता है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल पहले वाले जो तरीका था उससे ज़्यादा होगा, बढ़िया होगा, बेहतर वे में हम कर पाएंगे। करंट असेट ज़्यादा से ज़्यादा होगी कितनी, आप सोचो ना यार, 6-7। आप इसमें 8 लाइनें छोड़ो, 9 लाइनें छोड़ो, उससे ज़्यादा तो करंट असेट नहीं होगी ना। 8-9 लाइन छोड़ने के बाद आप लिख दो यहाँ पे करंट लायबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद पूरा पेज छोड़ दो, अगले पेज से ही करो जो भी करना है। मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 जब आप बनाओगे तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम यहाँ बना लेते हैं, राइट। वो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होगा? कॉस्ट शीट। बनाया क्या कॉस्ट शीट आपने, राइट। हम बात फिर से बना लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ था, कितना? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 6 लाख। फिर इसमें आपने जोड़ा होगा क्या? वेजेस 4,80,000। तो कितना आया? ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट 10,80,000। फिर इसमें प्लस कर दिया होगा आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कितना? 6 लाख। तो ये कितना आ गया? 16,80,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आपने इसमें जोड़ा होगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कितना गिवन है? 1,50,000। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट है नहीं, मैं सीधा सोल्ड बोल देता हूँ। कितना? 18,30,000। इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इट इज़ 75,000। तो कितना आ गया? एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन 75,000। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाउ मच? 19,05,000।
ठीक है, ये हमने कॉस्ट शीट बना लिया हमारी। आपका भी आंसर ये, कॉस्ट शीट तो आपने अच्छे से बना ही ली होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एक लाइन को पढ़ते हुए जाते हैं। करंट असेट में होगी करंट असेट में लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में होगी करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा है इन्होंने सेल्स एट 2 मंथ क्रेडिट। क्या निकलेगा इससे? 2 मंथ क्रेडिट, ये पीरियड किसका है? डेटर्स का। इससे क्या निकलेगा? डेटर्स, राइट। ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और उसकी पूरी कहानी हम समझेंगे वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स, फिर हम लिखेंगे डेटर्स का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई डेटर्स कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ कलेक्शन पीरियड क्लियर है क्वेश्चन में कि ये मंथ में है, तो हम डिवाइडेड बाय 12 ही लिखेंगे। ऑब्लिक में 360 ऑब्लिक 52 हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, यहाँ मत लिखना क्योंकि क्वेश्चन इज क्लियर अबाउट दैट। समझ पा रहे हो? वरना एग्जामिनर को लगेगा कि आपने रट्टा मारा हुआ है। जो है एप्लीकेबल वही लिखो ना, जब बचा हुआ नहीं है तो ऑब्लिक करके मत लिखो। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, बोले ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं। बोले ये है क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स? और कैश और क्रेडिट का कोई रेशियो दिया हुआ है क्या आपको? कैश और क्रेडिट का कोई रेशियो है नहीं है, मतलब पूरी की पूरी सेल क्या है? क्रेडिट। तो पूरी की पूरी कॉस्ट क्या होगी? क्रेडिट के लिए। समझ पा रहे हो? तो यानी कि 19,05,000 आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई 2/12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे भी लिखना है आपको, 1 लाख नहीं कितना, फिर 3,17,500। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,17,500। क्या पहली लाइन क्लियर हो गई? पढ़ लिया हम। फिर दूसरी लाइन देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड, ब्रैकेट में लिख रहा है सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ्स। ये मटेरियल कंज्यूम्ड है और ब्रैकेट में क्या लिखा है? सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ। क्या इससे क्या निकलेगा? इससे रॉ मटेरियल निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, बल्कि ये पीरियड किसका दिया हुआ है? भले ही बात रॉ मटेरियल कंज्यूम की बोली, लेकिन ये पीरियड किसका है? सप्लायर का। तो हम पीरियड से जज करेंगे कि क्या निकलने वाला है। समझ पा रहे हो? तो ये सप्लायर का क्रेडिट पीरियड है, तो हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे किसका? वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स। फिर आप क्या करोगे? क्रेडिटर का फॉर्मूला। क्या है क्रेडिटर का फॉर्मूला? क्रेडिटर्स इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये भी मंथ में। अब सवाल ये है कि क्रेडिट परचेज कितना? अब यहां पे आपकी मजबूरी बन गई, क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का ये दोनों अवेलेबल नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक तो फिर भी आप बाद में जब के निकाल लोगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो ओपनिंग को 0 माने क्या? ये तो नहीं मान सकते हम। क्यों? ओपनिंग को 0 मानना ठीक नहीं, क्योंकि बिजनेस तो रनिंग कंडीशन में कुछ तो रहा होगा ओपनिंग। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को क्या मान लेते हैं? इक्वल। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है, ना भी लिखो तो चलेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ओपनिंग क्लोजिंग को मान लेते हैं इक्वल। तो आप ध्यान से सुनो कि अगर ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल दोनों इक्वल हो गए, तो क्या रॉ मटेरियल कंजम्पशन और परचेजेस दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या? तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है कि कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, ऐड जितना हो रहा है उतना ही लेस हो रहा है, मतलब परचेज और कंजम्पशन दोनों सेम होंगे क्या? श्योर। मतलब यहाँ पे हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन को ही परचेजेस ले लेंगे, 6 लाख मल्टीप्लाई 2/12 कितना हो गया ये? 1 लाख। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी का पार्ट है क्रेडिटर्स, यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। वेजेस पेड मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ।
मतलब आने वाले टाइम पे, आने वाले मंथ के आप बिगिनिंग में पे करने वाले हो, मतलब एक महीना डिले कर रहे हो, मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, जो भी इस मंथ में होगा अगले मंथ में पे होगा, मतलब डिले हो रहा है। डिले हो रहा है तो क्या है, आउटस्टैंडिंग। और कितना डिले हो रहा है, एक महीने का, तो लेकिन पेमेंट कितना हो गया, 1 मंथ। तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। फॉर्मूला क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस का, कि वेजेस मल्टीप्लाई टाइम लेग इन पेमेंट डिवाइडेड बाय 12। और वेजेस कितना है, पूरे साल की वेजेस कितनी है, पूरे साल की वेजेस है 6 लाख, नहीं 4,80,000। पूरे साल की वेजेस 4,80,000 है। तो एक महीने की कितनी भैया, तो ये आएगा 40,000। यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस में हम लिख देंगे 40,000। ठीक है। अगला देखो आप, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, केस एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर। एक होता है 1 मंथ इन अरियर, एक होता है 1 मंथ इन एडवांस। ये अरियर मतलब क्या हो रहा है, डिले। डिले मतलब अगेन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, राइट। अब चाहो तो आप वर्किंग नोट बनाओ, चाहो तो, क्योंकि एक बार आप वेजेस का फॉर्मूला लिख चुके हो तो एक जैसे 3-4 फॉर्मूले लिखने की आपको जरूरत नहीं। आप चाहो तो यहाँ सीधा सीधा ब्रैकेट में प्रेजेंट करके दिखा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को आप समझ आ गया कि आपको फॉर्मूला आता है। आपने वेजेस का लिखा तो मैन्युफैक्चरिंग का भी लिख लोगे, समझ पा रहे हो। तो एक जैसे फॉर्मूले रिपीट ना करना चाहो और ब्रैकेट में लिखना चाहो, इट इज़ अलाउड, आप कर सकते हो ऐसा। और वर्किंग नोट बना के लिखना चाहो, वहाँ पर भी कोई आपत्ति नहीं है। सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई 1/12, तो कितना हो गया ये 50,000। क्या सेम लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में भी लिखी है क्या, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/12, तो ये आ गया 12,500। क्लियर है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस। एडवांस से मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम लेग की जगह एडवांस पीरियड आ जाएगा। तो कितना, 75,000 अगर पूरे साल का है तो क्वार्टर कितना होता है, एक क्वार्टर में कितने महीने, 3 महीने, तो 3 महीने का कितना। आप चाहो तो इसको 1/4 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, 3/12 या 1/4। तो कितना आ गया ये, 18,750। ठीक है। इसके बाद लाइन पढ़ो, द कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। मतलब ये टाइम पीरियड किसका दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश गुड्स का भी, दोनों का टाइम पीरियड कितना है, टाइम लेकिन पेमेंट 1 मंथ। तो यहाँ लिखो आप रॉ मटेरियल, कौन सा वर्किंग नोट चल रहा है, हमारे यहाँ पे 4 चल रहा है, आपका जो भी वर्किंग नोट चल रहा हो, अगर आपने आउटस्टैंडिंग के भी सारे बनाए तो वो वर्किंग नोट आगे डाल दो, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। क्या, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर्मूला क्या होगा, रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना, 6 लाख मल्टीप्लाई 1/12, तो कितना आंसर आ जाएगा, 50,000। तो रॉ मटेरियल के यहाँ लिख देंगे हम 50,000। फिर फिनिश गुड्स बचा, फिनिश गुड्स वर्किंग नोट नंबर 5। फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर 5, फिनिश गुड्स का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 18,30,000 मल्टीप्लाई 1/12, तो कितना हो जाएगा ये, 1,52,500। इसके अलावा और कोई करंट असेट है क्या, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कैश भी गिवन है,
कैश गिवन है कितना, 80,000। तो इसका टोटल कर देंगे, इसको नाम दे देंगे ए, टोटल करंट एसेट्स कितना कितना है 6,18,750। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 2,02,500, राइट। इसको नाम दे दोगे अब बी, टोटल करंट लायबिलिटी। फिर इसके बाद भी कहानी आएगी, वो कहानी क्या आएगी, इसके बाद वाली कहानी मैं इधर लिख लेता हूँ। इसके बाद आएगा ए माइनस बी, जिसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, कितना 4,16,250। इसमें ऐड कर देंगे हम सेफ्टी मार्जिन, लिखा है क्या क्वेश्चन में, @ 10%, 416250 जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा वो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है क्या? ये कहानी थी फुल प्रेजेंटेशन के साथ। नोट डाउन कर लो आप ये, और उसके बाद में वर्किंग नोट भी नोट डाउन करवा देता हूँ। कॉस्ट शीट तो आपने बनाई ली होगी। अब माइंड में एक सवाल और आया, बोले सवाल क्या आया कि सर एक लाइन को तो हमने इग्नोर ही कर दिया। बोले कौन सी? बोले सर पहली लाइन, बोले क्यू लिमिटेड सेल गुड्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल इंक्लूडिंग डिप्रीशिएशन एज पार्ट ऑफ। और अभी तो थोड़ी देर पहले हमने समझा कि डिप्रीशिएशन जो है उसका तो इम्पैक्ट आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यार, गलती हुई कुछ। थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। अभी आप नोट डाउन करो जो हमने किया है, राइट। इस डिप्रीशिएशन वाले पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, कोई गलती नहीं की हमने, जो किया है बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। उस लाइन को करना था इग्नोर, और हमने किया भी इग्नोर ही। थोड़ी देर बाद समझ ही ना, कोई दिक्कत ही नहीं। लिख लिया। अब क्वेश्चन के उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं हम, जहाँ ये 20% डिप्रीशिएशन और ये जीपी रेशियो और ऐसा कुछ दिया है। इसका मेन क्या है? इन्होंने क्वेश्चन ने क्या बोला
Q Limited sells goods at a uniform rate of GP rate of 20% on sales, including depreciation as part of cost of production. मतलब आप सेल माइनस जीपी वाले तरीके से आगे बढ़ते हो. सेल्स कितनी है? सेल्स कितनी है? 24 लाख. इसमें से लेस करो आप जीपी, कितना? एट द रेट 20%, तो कितना आएगा? 4,80,000. अरे तो ये जो आया ये क्या आया? अमाउंट कितना पहले देखो, 19,20,000. क्या आया? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्वेश्चन बोल रहा है खुद ही, ये इंक्लूडिंग डिप्रीशिएशन है. और हमने एक कॉस्ट शीट बनाई है और उसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, लेकिन वो एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन था. बोले ये कैसे पता चल रहा है कि वो एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन? देखो डिप्रीशिएशन कहाँ जुड़ा हो सकता है. आप ध्यान से सोचो कि डिप्रीशिएशन कहाँ जुड़ा हो सकता है. अगर प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड डिप्रीशिएशन है तो मैन्युफैक्चरिंग में, और ऑफिस एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड डिप्रीशिएशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन में. उन दोनों कॉस्ट को पढ़ो आप. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखा है केस एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखा है केस एक्सपेंसेस. मतलब इसके अंदर नॉन केस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है, मतलब डिप्रीशिएशन तो जुड़ा हुआ नहीं है. मतलब हमने जो कॉस्ट शीट बनाई उसके अंदर डिप्रीशिएशन नहीं था और हमें लेना भी नहीं था. मतलब हमने जो किया वो तो ठीक किया. श्योर. बट इस क्वेश्चन को अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लो कि डिप्रीशिएशन का अमाउंट फिर भी निकालना है आपको, तो क्या करना होगा? तो डिप्रीशिएशन का अमाउंट निकालना है तो 24 में से आपने ये लेस किया तो ये आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डिप्रीशिएशन नहीं है, और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कॉस्ट शीट में निकाला हुआ है. कितना? 16,80,000. और ये एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन है. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या इन दोनों का डिफरेंस डिप्रीशिएशन ही रहा होगा क्या? 2,40,000. ये आ रहा है. अब आपके स्कैनर ने या गाइडलाइन स्कैनर ने, मैंने स्कैनर में देखा है ऐसा, तो आपके स्कैनर ने क्या किया हुआ है कि ये 2,40,000 रुपये इन्होंने कैलकुलेट किया, निकाला है इन्होंने, ऐसे ही निकाला. फिर इस 2,40,000 को कॉस्ट शीट में जोड़ा, कॉस्ट शीट में ऐड भी कर दिया, और ऐड करने के बाद फिर लेस किया, और लेस करके बोले कि डिप्रीशिएशन तो इसका पार्ट ही नहीं होना चाहिए. तो मेरा सवाल उनसे यह है कि भैया जब आपको ऐड करके इसी अमाउंट को लेस ही करना था, मतलब अल्टीमेट इफेक्ट नलीफाई हो रहा है. जो हमने किया वही आंसर आ रहा है उनका भी, राइट. अल्टीमेट इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, तो क्यों आप कैलकुलेट करके ऐड करके वापस लेस करना दिखा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? तो हम नहीं करेंगे वैसा, राइट, कि पहले कैलकुलेट करो फिर ऐड करो फिर ये बोलते हुए लेस करो कि डिप्रीशिएशन तो आना ही नहीं चाहिए. तो मेरा सवाल ये है कि कैलकुलेट ही मत करो. जब आना ही नहीं चाहिए तो हम तो वैसे भी नहीं ले रहे. समझ पा रहे हो? जवाब मिल गया क्या आपको? जवाब मिल गया. ठीक है. अब एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं. अच्छा कंसेप्ट है. आप लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग नाम का चैप्टर पढ़ा है क्या? एग्जीक्यूटिव मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा है? वहाँ इसका नाम सुना है क्या? WIP का नहीं सुना होगा, वहाँ एक नाम सुना होगा आपने, WIP में ही सुना होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नाम की चीज पढ़ा है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पढ़ा है? उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा. मान लो एक पेन है ये, राइट. इस पेन में ये प्लास्टिक है, मान लो अंदर इंक है, राइट, कैप लगेगा. ये सब पेन पूरा तभी बनेगा जब सारी चीजें होगी इसमें,
100% होगा तभी बनेगा। सोचो कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी पेन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आपकी, और आपने क्या किया कि आपका जो पेन का ढक्कन है, पेन के अंदर की इंक है, पेन के ऊपर की प्लास्टिक बॉडी है, राइट, ये सब आपने अलग अलग खरीदे हुए थे, ये सब आपने कहाँ से उठा के कहाँ डाल दिए? फैक्ट्री में, राइट, रॉ मटेरियल के गोडाउन से फैक्ट्री में डाल दिया। तो क्या वो फिनिश गुड्स बन गया क्या? नहीं, जब तक उस पर लेबर काम नहीं करेगी तब तक वो फिनिश गुड्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब उस पर अभी दो चीजें लगना बाकी है, एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगना बाकी है, एक लेबर का काम करना बाकी है, तब जाके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर उसको 3 एंगल से बांटे कि वो पेन है और पेन के 3 एंगल है, कौन कौन से एंगल? एक रॉ मटेरियल का एंगल, एक लेबर का एंगल और एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का एंगल। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि वो जो पेन है वो है तो WIP क्योंकि फिनिश गुड्स में नहीं बना, लेकिन रॉ मटेरियल के एंगल से 100% कंप्लीट है, क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा लग चुका है, उस पर लेबर लगेगा तो वो बनेगा आगे। समझ पा रहे हो क्या? मान लो लेबर आधी लग गई आधी बाकी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आधा लग गया आधे बाकी, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल के एंगल से 100% कंप्लीट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और लेबर के एंगल से 50-50% कंप्लीट है। 60% लग गए तो 60% कंप्लीट है। वहाँ मटेरियल कॉस्टिंग में आपने क्या पढ़ा था? मटेरियल कॉस्टिंग में आपने बैलेंस वाला परसेंटेज काम का था आपका, कि आपने 60% लगा दिया तो 40% को आप वहाँ तवज्जो देते थे, 70 लगा दिया तो 30% को आप यहाँ पे वो नहीं करेंगे हम, ये ध्यान रखना। वहाँ केवल मैंने बस आपको लिंक करने के लिए वहाँ पहुँचाया, वो ट्रीटमेंट हम नहीं गए। यहाँ जितना लगा रहे हैं उतना ट्रीटमेंट, वहाँ बैलेंस का ट्रीटमेंट लेते थे आप, यहाँ हम ले रहे हैं कि जितना आप लगा रहे हो, 70% लगा रहे हो ना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 70 है तो 70 लेंगे, 80 है तो 80 लेंगे। समझ पा रहे हो? ये समझ आया कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या चीज़ होती है? 100% समझ आया, राइट। लेट्स से ऐसा कुछ कि आपने कभी स्कैनिंग, मल्टी स्कैनिंग आपने देखी हो कंप्यूटर में, कि मान लो ये 3 लाइनें चल रही है, राइट, ये 3 लाइनों में ये स्कैनिंग के 3 लेवल चल रहे हैं, राइट। ये इतना ग्रीन हो गया, राइट, फिर ये इतना सा ही ग्रीन हुआ, ये यहाँ तक पहुँच गया। मतलब इन सब पे लिखा हुआ आता है कि परसेंटेज कि 100% हो गया, लेकिन वो स्कैन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि तीनों लाइन ग्रीन 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 ना हो जाए। कुछ मानो कि WIP भी कुछ ऐसा ही है। WIP के इन तीनों एलिमेंटों को मैं नाम दे रहा हूँ, राइट, कि मान लो ये रॉ मटेरियल है, ये वेजेज है और ये ओवरहेड है। जब तक ये तीनों 100% नहीं होंगे तब तक वो WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब चाहे ये वाला यहां तक ही कंप्लीट हो, थोड़ा और आगे बढ़ जाए, जब तक ये तीनों 100% नहीं होंगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा। समझ पा रहे हो क्या? श्योर। तो अब मैं लिख रहा हूं, इस चार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि WIP में मैं 2 पार्ट बना रहा हूं। एक बना रहा हूं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज गिवन, और एक बना रहा हूं मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन। 2 ही सिचुएशन बन सकती है, या तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होगा या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नॉट गिवन होगा। गिवन में मैं 2 सिचुएशन बना रहा हूं वापस, कि अगर गिवन है तो या तो सेम परसेंटेज फॉर ऑल, सभी के लिए सेम परसेंटेज है। फॉर ऑल मतलब दैट इज फॉर रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड, या डिफरेंट परसेंटेज फॉर ऑल। या तो सभी का सेम परसेंटेज होगा या सभी का डिफरेंट परसेंटेज होगा। दो ही तरह का बन सकता है क्या? आपके माइंड में आया कि 2 का सेम 1 का डिफरेंट, तो वो डिफरेंट में काउंट होगा, राइट। या तो सभी का सेम या अलग। तो पॉसिबिलिटीज अगर मैं बोलूं, इन टोटल 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेम, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नॉट सेम और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नॉट गिवन। 3 से चौथी सिचुएशन बन ही नहीं सकती। आप देख लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देख लो, चौथी सिचुएशन नहीं बन सकती। समझ पा रहे हो? अब मैं एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ WIP लिखा, मतलब ये ध्यान रखना कि
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का इम्पैक्ट केवल और केवल WIP पे आएगा। ये ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगा उसका इम्पैक्ट आपको WIP पे देना है, ना रॉ मटेरियल पे देना है, ना फिनिश गुड्स पे देना है, राइट। आने वाले टाइम में इस पर चर्चा और थोड़ा सा डिटेल में समझा के करूँगा, बट अभी ध्यान रखना वह WIP पे ही इसका इम्पैक्ट देना है, ठीक है। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपका रॉ मटेरियल 10 है, वेजेस 5 है, ओवरहेड 5 है, WIP पीरियड 2 मंथ, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मान लो 60% है फॉर ऑल। ये एग्जाम्पल मैंने लिया, इसका आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से कि WIP का अमाउंट कितना। कितना है? 2। ये कैसे निकाला आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कि WIP किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इन तीनों का टोटल कितना 20 मल्टीप्लाई WIP पीरियड 2/12। लेकिन अगर हमने यहीं रोक दिया तो कहानी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा तो लगा ही नहीं ना 20, लगा कितना, बोले 60% ही लगा। केवल 60% ही लगा क्या, तो हम 60% ही लेंगे। इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे हम चाहे तो, राइट। कैसे? जैसे रॉ मटेरियल कितना था, बोले 10, लगा कितना 60%, तो कितना हो गया 6। वेजेस कितना था, बोले 5, लगा कितना 60%, तो कितना 3। ओवरहेड 5, 60%, कितना लगा 3। टोटल कितना लग गया 12, राइट। 12 मल्टीप्लाई 2/12, तो भी आपका आंसर ही है। लेकिन आसान तरीका तो ये वाला है। मैंने ये वाला तरीका क्यों बताया, क्योंकि डिफरेंट परसेंटेज अगर हुए तो आपका यही वाला तरीका काम का है। डिफरेंट परसेंटेज हुए तो आपको तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना। तो मैंने इसलिए इसमें बताया कि डिफरेंट परसेंटेज के केस में आप ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट परसेंटेज का एग्जांपल लेता हूं मैं, आप लोग मुझे बताओ। सेम एग्जांपल है ये वाला सेम। रॉ मटेरियल 10, वेजेस 5, ओवरहेड 5, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो मैं लिख रहा हूँ। रॉ मटेरियल के एंगल से मान लो 100% कंप्लीट है, वेजेस के एंगल से मान लो 60% है, ओवरहेड के एंगल से 50% है, WIP पीरियड 2 मंथ है। आप लोगों को मुझे आंसर बताना है कि WIP का अमाउंट कितना। बड़ा आसान है, राइट। कितना आंसर बताओ, 2.58। सभी का आ रहा है क्या? श्योर, क्लियर हो, ठीक है। अब हम इस सिचुएशन पर आते हैं जहां परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं वापस से। रॉ मटेरियल 10, वेजेस 5, ओवरहेड 5, WIP पीरियड 2 मंथ। सेम एग्जांपल लिया। बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। कितना 3.33। लेकिन ध्यान से सुनना यार, आपने क्या किया मुझे समझ आ गया कि आपने किया 20 मल्टीप्लाई 2/12 इज इक्वल टू 3.33। ये किया क्या आप लोगों ने। लेकिन अब ध्यान से सुनना, कुछ लाइन दिख नहीं रही लेकिन है इसके आगे कि आपने मल्टीप्लाई
100% किया, दिख नहीं रहा है वो, लेकिन मल्टीप्लाई 100% ही किया आपने। तो अब मेरा सवाल बस इतना है कि जब रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड सब कुछ 100% लग चुका है तो वो WIP क्यों है? फिर तो वो WIP है ही नहीं ना, फिनिश गुड्स बन गया। समझ पा रहे हो? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये WIP नहीं, फिनिश गुड्स बन जाएगा, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट अभी भी इसी कंसेप्ट के ऊपर है। मतलब इंस्टीट्यूट जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है तब वो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू WIP पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52 यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, राइट। मोर लॉजिकल नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट इस पे है, तो फिर जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं होगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। वैसे ऑथर्स की बात की जाए तो ऑथर्स ने यहाँ एक एडवाइस दी है, हम फॉलो नहीं करेंगे, बट फिर भी बता दूं मैं आपको कि ऑथर्स ने एक एडवाइस यहाँ दी है कि बाय डिफॉल्ट अजम्पशन मान लो कि ऐसा आप कर लो कि रॉ मटेरियल को आप 100% मान लो, क्योंकि जनरली रॉ मटेरियल जो 100% ही होता है, और वेजेस एंड ओवरहेड का कोई परसेंटेज ना गिवन हो तो उसको 50% मान लो। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है। एग्जाम में ऐसा करने पे आपको ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन का नोट डालना पड़ेगा, लेकिन आपका एग्जामिनर, बता ही रहा हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट इस वे पे नहीं चल रहा है तो आप इस वे पे मत जाओ, स्पेशली CS इंस्टीट्यूट अलाउ करता है इस टाइप के नोट को, CS इंस्टीट्यूट मान रहा है इस बात को। बट CS इंस्टीट्यूट के स्कैनर्स और मुझे गाइडलाइन आंसर में जहाँ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है वहाँ मुझे ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन देखने को नहीं मिली। क्लियर? तो डालना चाहो तो डाल सकते हो, नोट डालना पड़ेगा, राइट। इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दो, नोट डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। बढ़े आगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं मैं, आप लिखो यार, वो नोट लिखो। ये पूरा चार्ट है WIP का विथ एग्जांपल। नोट क्या लिखवा रहा हूँ, वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बस। इसके जस्ट बाद, इस डायग्राम के बाद लिखना, हेडिंग लिख देना आप, इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला, मैं कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूँ बस, राइट। क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की लैंग्वेज हो तो क्या करना चाहिए हमें, वो सजेशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसा लिखा होता है, लिखो कि रॉ मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रॉ मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हुई तभी सब इशू कर दिया हमने। मतलब वो WIP क्या होगा रॉ मटेरियल के एंगल से, पूरा का पूरा, वो बात अलग है कि उस पर वेजेस और ओवरहेड लगेगा, लेकिन रॉ मटेरियल के एंगल से अगर बात करें तो क्या होगा 100। तो फिर आप ऐसा एरो बना के उसमें सॉल्यूशन भी लिखो, एंड वो लिखने के बाद ऐसा एरो बनाओ और लिखो यहाँ पे कि इस टाइप की लैंग्वेज होगी तो हमारा जो जवाब होगा, रिएक्शन होगा, वो ये होगा कि WIP is 100% complete. WIP is 100% complete regarding raw material. WIP is 100% complete regarding raw material. Note number 2. लिखो, wages and overhead are occurred evenly throughout the manufacturing period. Wages and overhead are occurred evenly throughout the manufacturing period. इस evenly की जगह sometimes similarly भी आ सकता है कि wages and overhead are occurred similarly throughout the manufacturing period. मतलब क्या हो रहा है, equally लगता हुआ जा रहा है, जितना भी manufacturing period है उसमें equally लगता हुआ जा रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा कि WIP is 50% complete. WIP is 50% complete regarding wages and overhead.
देखो अगर लॉजिकली समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप ही बताओ मुझे। मान लो टोटल वेजेस कितने लगने वाली है, बताओ पूरी मैन्युफैक्चरिंग टोटल वेजेस कितनी लगने वाली है, लेट से 1 लाख रुपए। बोले ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के पीरियड भी आप ही बता दो कितना पीरियड लगेगा, कितने दिन में आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लेट से 5 डेज में। 1 लाख का टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगने वाला है, वेजेस लगने वाला है, जो भी मान लो आप, और 5 दिन में ये लग जाएगा। और हमने क्या मान लिया, इवनली थ्रू आउट द पीरियड लगेगा। मतलब फर्स्ट डे जब लगाया था तब 0 था, फिर अगले दिन कितना लगा दोगे आप, मतलब जब शुरुआत करोगे, शुरुआत हमेशा 0 हो जाए, उससे पहले कुछ नहीं लगा, फिर कितना लगा इवनली, मतलब इसको 5 दिन में बांटोगे तो 20-20 हज़ार पर डे लगेंगे। तो पहले दिन आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना लग गया, 20, दूसरे दिन 20 और लग गया, मतलब टोटल अब तक कितना हो गया, 40। जब ये 1 लाख हो जाएगा तो खत्म हो गया मैन्युफैक्चरिंग। फिर कितना लग गया, 60, फिर कितना लग गया, 80, फिर कितना हो गया, 1 लाख। और फिर वापस यही प्रोसेस वापस चल जाएगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई क्योंकि पूरा एक्सपेंसेस लग गया, फिर नहीं आ गई, तो क्या यही कहानी चलती रहेगी। आप सोचो कि इन सबको जोड़ो, आप इसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 6, क्योंकि नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 6 करो तो आपको समझ आएगा कि आपका आंसर आ रहा होगा 50,000। चेक कर लो, आ रहा है। वो आंसर ऐसे भी आ सकता था कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और क्योंकि ओपनिंग 0 है तो आप सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो कि जो एक्सपेंसेस लगा उसका सीधा सीधा 50% कर दो, सीधा सीधा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए हमने ये वाले तरीके से हमने लिखा कि इवनली थ्रू आउट द पीरियड में आंसर कितना होता है, 50%, क्योंकि उसका एवरेज कितना 50 आता है। ठीक है। नोट नंबर 3, मैं ये जो नोट लिखवा रहा हूँ ना, मैंने रॉ मटेरियल लिखा, रॉ मटेरियल की जगह वेजेस भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं जिसके लिए लिखा हो वेजेस। समटाइम ऐसा आता है कि वेजेस आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो फिर वेजेस को 100% माना। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिवली रॉ मटेरियल पे लगेगा, ये वेजेस पे लगेगा, राइट। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, समझने के लिए हम ये लिख रहे हैं। मान लो समटाइम ऐसा लिखा हो कि 50% ऑफ वेजेस आर, लिखो आप 50% ऑफ वेजेस आर paid in the beginning of manufacturing process, 50% of wages are paid in the beginning of manufacturing process and balance occurred evenly, and balance occurred evenly। तो उसका आंसर क्या होगा, 75%, कि 50 तो लग ही चुका है और बचा 50 धीरे धीरे लगेगा, टुकड़ों में लगेगा, उसका एवरेज करने जाओगे तो कितना आएगा, 25। मतलब इसका जो आंसर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, WIP is 75% complete. WIP is 75% complete regarding wages, जिसके भी बारे में लिखा है उसका हम लिख देंगे। समझ पा रहे हो, श्योर। यार एक फिर एग्जाम्पल मुझे होमवर्क देने दो यार, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको होमवर्क। मान लो रॉ मटेरियल, ये पर यूनिट कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, यहाँ जो लिख रहा हूँ ये पर यूनिट कॉस्ट है, कि रॉ मटेरियल मान लो 10 है, वेजेस जो हैं वो 4 हैं, ओवरहेड जो हैं वो 2 हैं। अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो 25,000 है। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं कि रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो है वो है 2 मंथ, WIP पीरियड जो है वो है 1.5 मंथ, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस एंड ओवरहेड जो हम आउटस्टैंडिंग रखते हैं वो रखते हैं 1.5 मंथ। ठीक है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड जो है वो है 2.5 मंथ,
फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड जो है वो है 1 मंथ। कैश बैलेंस हम रखेंगे 50,000 का। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो है रॉ मटेरियल का 100% और वेजेस एंड ओवरहेड का 50%। फिर एक और एडिशनल पॉइंट है 80% ऑफ सेल्स आर इन क्रेडिट। 80% of cells are in credit। ठीक है, और सेफ्टी मार्जिन @ 10%। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल के लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे और इसके साथ कुछ नए क्वेश्चन की शुरुआत भी करेंगे। और मेरे हिसाब से जो वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा है, कल या परसों के लेक्चर के एंड तक वर्किंग कैपिटल से आसान टॉपिक आपको लगेगा नहीं। वर्किंग कैपिटल के सारे क्वेश्चंस करीब करीब आसान कैटेगरी में आपको लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सब में सेम कहानी हो रही है। आपको लगेगा अरे ऐसा ही होना है क्या, सब में एक जैसी कहानी चलती रहेगी। हम समझेंगे सारी चीज़ों को, राइट। अभी के लिए हम हमारा लेक्चर यहीं रोक रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो। आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू।